ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे आने वाले सुपर टेट और यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट में आप यहाँ पर अपने स्कोर बताएंगे कितने ऑप्शन या कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए वर्णन करना, ऑप्शन बी पहचानना, ऑप्शन सी अंतर करना, ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने के लिए कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस कंपाइल की जाती है या अप्लाई की जाती है। तो किसी भी प्रकार की सूचना को एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं अंतर करना, या जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है, डिफरेंशिएट करना या अंतर करना। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश 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 की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है, हमारा प्री प्राइमरी स्टेज पर जब हम बच्चे को उनके अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए उनको हम मोटिवेट करते हैं तो वो क्या होते हैं, या उनको हम एग्री करते हैं, उनको हम अनुमति प्रदान करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन जब हम उनको डिमोटिवेट कर देते हैं, हम उसके लिए उनको परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं, तो वो वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए अपनी शक्तियों का उपयोग करने, ऑप्शन बी अपनी उपेक्षा को कम करने, ऑप्शन सी कक्षा के साथ संबंध होने, ऑप्शन डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। तो ये आपका होगा राइट रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में, ऑप्शन बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में सुधार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, मानव बुद्धि विकास की समझ को, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है आपका, या ह्यूमन इंटेलिजेंस का डेवलपमेंटल स्टेज है, वो एक टीचर को किसके योग्य बनाता है। तो वो बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई बच्चा आपका लो लेवल का होता है, कोई हायर का होता है, कोई गिफ्टेड होता है, तो हर बच्चे को अकॉर्डिंग समझना, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना वहाँ पे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। सेकंड ऑप्शन, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। ऑप्शन डी खेलना और संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पर आपका सत्य क्वेश्चन है, जो आपका ट्रू है वो है फोर्थ ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। पहला वाला गलत इसलिए है, क्यों, जब टीचर बच्चे से क्वेश्चन करता है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, जब बल्कि सहायता करता है, उसके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल होता है। दूसरा, विकास और सीखना लर्निंग और डेवलपमेंट समाज और सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ये भी आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रभावित रहते हैं। सोसाइटी, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी सोसाइटी होती है, वो लर्निंग और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। और लास्ट है आपका, खेलना और संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है।
सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच संबंध, ऑप्शन सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन। तो सामाजिकरण का मतलब है यहाँ पर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कौन करता है? जो हमारी सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स बने होते हैं, जो क्राइटेरिया बने होते हैं, उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में रहना, उनका पालन करना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? जो आपके बैकवर्ड या जो बच्चों का ध्यान या जिनका मेमोरी, जिनका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल बच्चों से थोड़ा वीक होता है, उनको शिक्षा में आगे प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, कौन कौन से रीजंस हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल वहाँ पर बिलो है। ऑप्शन बी इंडिविजुअल अटेंशन या पर्सनली इसके ऊपर ध्यान देना, व्यक्तिगत ध्यान। ऑप्शन सी पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कराना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके एबव ऑल हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह शिक्षा जिसमें बालक के सामने कुछ ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं जिनमें वह कुछ ना कुछ व्यवहार करे ताकि उसके व्यवहार को देखा जा सके। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? परिस्थिति परीक्षण, आभासीन परीक्षण निरीक्षण, ऑप्शन सी निर्धारण मापनी, ऑप्शन डी संचित अभिलेख। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आपका, परिस्थिति परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल टेस्ट। यहाँ पर हम बच्चे के सामने ऐसी कंडीशन को क्रिएट करेंगे जो आपके आर्टिफिशियल होंगी, जिसमें वह बच्चा कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा और उसके रिएक्शन को हम वहाँ पर क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को जज करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? परिस्थिति परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पर, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन, पाठ्यक्रम या पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनकी मांगों की पूर्ति। तो यहाँ पर बात हो रही है एडोलेसेंस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराया जाए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है, कल्पनावादी, इमेजिनेटिव, यथार्थवादी, रियलिस्टिक, सांसारिक, और लास्ट है आपका बहिर्मुखी दृष्टिकोण या जिसको हम बोलते हैं एक्ट्रोवर्ट, और सांसारिक को बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाल्यावस्था में या चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे रियलिस्टिक या यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना प्रारंभ करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि रियल में क्या चीज़ें हैं और वो इमेजिनेटिव की दुनिया से बाहर आते हैं। जो आपकी शिशुअवस्था होती है वहाँ पर बच्चा कल्पनावादी होता है, उसके पास रियलिटी को जानने, रियलिटी को जज करने की एबिलिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक व्यक्ति भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से जान सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक व्यक्ति भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है या जान सकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, ऐसे राइटिंग कराकर। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, स्टूडेंट को डिस्कशन और डिबेट में पार्टिसिपेट कराकर। ऑप्शन सी विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, जो उनका रिजल्ट है। ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्लास में टीचर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किसके थ्रू बहुत अच्छे से जान सकता है। तो ऑप्शन डी होगा आपका यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत डीपली और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है टीचर को ऑप्टिमिस्टिक क्यों होना चाहिए। वह विनोद प्रिय बन सके। ऑप्शन बी वह अपने छात्रों को आशावादी बना सकेगा, वह अपने छात्रों में अच्छी आदतों को विकास कर सकेगा, या वह छात्रों को या कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा।
तो आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन बी करेक्ट, वह अपने छात्रों को आशावादी बना सकेगा, ऑप्टिमिस्टिक बना सकेगा। अगर आपका जो शिक्षक है निराशावादी है, पेसिमिस्टिक वे में है, तो बच्चे उसके जो होंगे वो टीचिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और जो मूड होगा उनका मेलंकली में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक को आशावादी होना चाहिए जिससे कि उसके बच्चों में भी एक ऑप्टिमिस्टिक या उनके अंदर भी आशा उत्पन्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पर टीचर्स को लैंग्वेज पर कमांड क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए, भाषा योग्य शिक्षक बनाती है या लैंग्वेज के थ्रू टीचर टीचिंग के लिए एबल होता है। ऑप्शन बी, भाषा विषय का ज्ञान कराती है। ऑप्शन सी, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। ऑप्शन डी, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से प्रस्तुत कर सकता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। ठीक है, भाषा के थ्रू ही हम अपने क्लास में अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करेंगे, बच्चे रिसीव करेंगे। अगर भाषा पर कमांड नहीं होगी तो हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा कंटेंट है, उसको हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट रिसीव नहीं करेंगे और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 13वां। ठीक है, डैश 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 के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है रॉबर्ट स्टेनबर्ग के ट्राइआर्किक थ्योरी के, जिनमें उन्होंने 3 कंपोनेंट बताए थे जिसके थ्रू इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन किया था। तो कौन सा है इसमें जो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहला आपका है यहाँ पे संदर्भगत, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल या जिसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दूसरा है आपका अवयवभूत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंशियल या जिसको हम बोल सकते हैं क्या, क्रिएटिव। तीसरा है आपका यहाँ पर एक्सपीरियंशियल या जिसको हम अनुभाविक बोलते हैं या इसको हम एनालिटिकल भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी वाला। और सी है आपका सामाजिक। तो सामाजिक रॉबर्ट स्टेनबर्ग के ट्राइआर्किक थ्योरी में नहीं दिया गया है। कौन कौन से दिए गए हैं, संदर्भगत, अवयवभूत और अनुभाविक। इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल, जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अवयवभूत को हम बोलते हैं क्या, कंपोनेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और लास्ट आपका बचता है यहाँ पर अनुभाविक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो आपका थ्योरी दिया गया है गार्डनर के द्वारा, तो किसके ऊपर एम्फेसिस करता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का विकास पर, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो यहाँ पर ऑप्शन 14 करेक्ट होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो उन्होंने माना है कि इंटेलिजेंस आपके 9 टाइप्स की एबिलिटी के थ्रू, स्टार्टिंग में गार्डनर ने 7 को बताया था, उसके बाद में 2 और इंक्लूड हुई तो वो हो जाती हैं आपकी 9। तो 9 डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी होती हैं जिनके थ्रू हमारी बुद्धि रिएक्ट करती हैं। और वो जो एबिलिटी हैं एरिया वाइज हैं, कोई म्यूजिक में होगा, कोई आपका स्पेशल में होगा, कोई आपका नेचर में होगा। तो इस टाइप के उन्होंने अलग अलग बताई थी मैथमेटिकल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालय को या विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य व अयोग्य है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ठीक है, विद्यालयों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा करना चाहिए। क्यों वो इसलिए करना चाहिए, वो समझ पाए वहाँ पर कि बच्चा सीखने के लिए कितना योग्य है या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्योर कैसे करेंगे, उनका निराकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पर,
सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एम्फेसिस ऑन बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस शिक्षण के साथ परीक्षाओं में सामंजस्य। तो यहाँ पर जो सी का काम होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, उसको रिकॉर्ड बना के मेंटेन किया जाए और इनका इम्प्रूवमेंट किया जाए। सी में हम बच्चे के कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव डोमेन्स को एसेस करते हैं, मतलब उनकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ साथ में विद्यालय की बाउंड्री में वो जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रत्येक एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन बी, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आकलन है आपका जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, उसमें क्या होता है, परिचित वातावरण में सीखने के अधिक अवसर प्रदान करना, शिक्षार्थियों को मदद करना। यहाँ पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात हो रही है। तो जब हम विद्यालय आधारित आकलन की बात करते हैं, जब बच्चे अपने स्कूल में रहते हैं, टीचर्स के सामने सीखते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पर सहज महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं और वो लर्निंग जो उनकी होती है वो एक नॉन एनवायरनमेंट में होती है। उनके अंदर कोई वहाँ पर उनके अंदर कोई एंजाइटी नहीं होती और वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वातावरण वो उनका होता है वो फैमिलियर वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। सुरक्षा उन्मुखी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सिक्योरिटी ओरिएंटेड। ऑप्शन बी प्रभावी, ऑप्शन सी भावात्मक, ऑप्शन डी संरक्षण उन्मुखी। तो यहाँ पर जो भावात्मक जो इमोशनल मोटिवेशंस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, स्पेशल एजुकेशन की। ठीक है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। तो जो शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन से वे में उनको पुकारा जिससे उनको बुरा ना लगे, उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे या व्हील चेयर वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन मैदान में जाने के लिए मोटिवेट होगा। क्यों? क्योंकि मैम ने कहा कि वो बैसाखियों के थ्रू गेम के मैदान में जा सकता है। पहले वाले में क्या है, पोलियोग्रस्त बच्चे गाना प्रस्तुत करेंगे, तो वहाँ पर जब हम बच्चे को इस तरह से कह देंगे तो बच्चा अपने आप को डिमोटिवेट हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरे वाले में आप कह देते कि व्हील चेयर पर आप अपने किसी साथ वाले बच्चे के साथ में चले जाएं, तो वहाँ पर भी वो मदद मांग रहा है या उसको हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर लें। जब इस तरह की बातें करते हैं तो बच्चों को लगता है कि डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी, मैं मोहन से कहती हूँ मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो यहाँ पर मोहन मोटिवेट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 20 है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि, टीचर्स के लिए है आपका क्वेश्चन, श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट और कलात्मक लिखाई में हो। ऑप्शन बी, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। ऑप्शन सी, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए। ऑप्शन डी, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो यहाँ पर आपका कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखना होगा कि श्यामपट्ट पर हम उसी कंटेंट को लिखें जो इम्पोर्टेंट हो, जो महत्वपूर्ण हो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस कथन पर सबसे अधिक विश्वास करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों को शिक्षा के अतिरिक्त और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षा को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, सभी छात्रों को विद्यालय में एक समान अधिकार मिलने चाहिए। तो 21 में ऑप्शन ए को आप करेक्ट कर देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को ऑप्शन ए, शिक्षकों से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी, अधिक सच संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, खाली घंटों में गुट बनाकर बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, अधिक सच संवर कर आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला वाला है यहाँ पर बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर टीचर से डिस्कस करेगा। ऑप्शन बी में आपका क्या है, ये जो इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शिक्षण की उत्तम प्रणाली है, या मतलब कौन सी टीचिंग मेथड आपका है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े? ऑप्शन बी, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। ऑप्शन सी, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे। ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो सबसे उत्तम प्रणाली है, मतलब कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समावेशी विद्यालय मतलब इंक्लूसिव स्कूल शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। यह निर्योग्यता का मतलब है डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी प्रकार के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों की अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पर एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है, शिक्षार्थियों की या विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी प्रकार के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली छात्रों को, ठीक है, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ बात हो रही गिफ्टेड स्टूडेंट्स की या चाइल्ड की, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, मतलब लर्निंग डिसेबल्ड नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन डी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को या छात्रों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए या वातावरण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कुछ ऐसी छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। मोटर स्किल्स में डिसेबिलिटी, ठीक है, डिस्पेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, तो वो कहलाती हैं आपकी डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो मोटर ऑर्गन होते हैं, जो बॉडी कंट्रोलिंग नहीं होती, फॉर एग्जांपल जब आप लिखते हैं तो आपके हाथ में कंपन होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। डिस्पेजिया
भाषा विकार से संबंधित होता है आपका डिस्कैलकुलिया, गणितीय या अंक गणितीय क्षमताओं में जो अक्षमता होती है आपकी, और डिसलेक्सिया आपकी पठन पाठन या रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। तो आपका यहाँ पर 27 में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्प्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम निरोगिता है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। ऑप्शन बी एक चिर अवस्था है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका एक स्थिर अवस्था है या कांस्टेंट है। ऑप्शन सी एक चर अवस्था है मतलब वेरिएबल है। ऑप्शन डी जरूरी नहीं कि यह कार्य पद्धति की हानि करे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी चर अवस्था नहीं है, चर अवस्था है, ठीक है, मतलब वेरिएबल है जो कम बड़ा आपकी होती रह सकती है। स्थिर अवस्था का मतलब जितनी आपके पास कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेरिएबल। लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ फेज ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 29, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप की बात की जा रही है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो आपका यहाँ पर है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है, अगर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका एनालिसिस करते हैं तो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट रिस्पॉन्स होगा, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे वाले एग्जाम्स में भी आपको मिलने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।